देखिए, मैं तो मेरे व्यूअर्स की वैल्यू करता हूँ, आप मेरी वैल्यू करें या ना करें। आपने देखा होगा कि मैं हर व्यूअर के कमेंट का जवाब देता हूँ, चाहे जवाब इतना बड़ा हो कि उसे लिखने में 15 से 20 मिनट लगे, मैं तब भी लिखता हूँ। और अगर कोई कमेंट ऐसा है कि जिसका जवाब लिखकर नहीं समझाया जा सकता, तो मैं फिर उनको कहता हूँ, ये अपनी ईमेल आईडी उनको दे देता हूँ और उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपना फ़ोन नंबर मेरी ईमेल आईडी पर छोड़ दीजिए। जैसे ही मुझे टाइम लगेगा तो मैं आपको कॉल करके आपके डाउट को दूर कर दूँगा। या फिर वो ऐसा मैटर हो सकता है कि उस पर वीडियो बनाई जा सकती है। बहुत सारे लोगों का डाउट हो सकता है, तो उसको मैं वीडियो बना डाउट को दूर कर देता हूँ। नमस्कार संतोष कांत जी, और बाकी सब लोगों के लिए भी नमस्कार। मेरे एक व्यूअर हैं संतोष कांत जी। इन्होंने मेरी एक वीडियो पर कमेंट किया है और कमेंट में सिर्फ इतना लिखा है इन्होंने कि समझ नहीं आया। तो क्योंकि पुरानी वीडियो है तो मैंने उस वीडियो का टाइटल देखा, फिर उस वीडियो को थोड़ा-सा चला कर देखा तो मुझे समझ आया है कि शायद उनको क्या समझ नहीं आया। और उन्होंने कमेंट किया, मैं इसके लिए बहुत आभारी हूँ, क्योंकि ये कमेंट केवल और केवल उनके डाउट को दूर नहीं करेगा, ऐसे और बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिनके डाउट को भी वो दूर करेगा। लेकिन बाकी लोग कमेंट नहीं करते हैं, ये मैं उनकी गलती मानता हूँ, क्योंकि आप अपने लिए कमेंट मत करिए, तो कम से कम आप मेरे लिए कमेंट कर दीजिए। देखिए, जब-जब आप कमेंट करते हैं, तो मेरी इन्फॉर्मेशन में तो इज़ाफ़ा होता ही होता है, मेरी नॉलेज बढ़ती ही बढ़ती है। और जब मेरी नॉलेज बढ़ेगी, तो डेफ़िनेटली आप लोगों की भी नॉलेज बढ़ेगी। तो इनके कमेंट को देखकर मुझे जो समझ आया है, वो ये आया कि वो वीडियो थी, उस वीडियो में मैंने डिस्कशन किया था कि डॉक्यूमेंट की जो डेफ़िनिशन दी गई है, वो भारतीय न्याय संहिता में भी दी गई है, बीएनएस में भी दी गई है और भारतीय साक्ष्य अधिनियम में भी दी गई है। और दोनों में लगभग-लगभग वर्ड्स अगर आप देखेंगे तो 90% वर्ड्स सेम लिखे हैं। तो फिर दोनों में डिफरेंस क्या है? क्या दोनों का सेम मीनिंग है? तो मैंने उस वीडियो में बताया कि दोनों का सेम मीनिंग नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद उनको प्रिसाइज़्ड डिफरेंस समझ नहीं आया है कि दोनों में क्या डिफरेंस है। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को एक एग्जाम्पल देता हूं और उस एग्जाम्पल को आप ध्यान में रखिए, फिर मैं कंटेंट को समझाऊंगा और देन आपको समझ आ जाएगा कि जो बीएनएस में डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन दी गई, जो बीएसए में डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन दी गई, दोनों में क्या डिफरेंस है और जमीन आसमान का डिफरेंस है। ऐसा नहीं है कि डिफरेंस नहीं है। आप लोगों ने एकेडमिक पढ़ाई करी होगी और स्पेशली वो स्टूडेंट जो साइंस के स्टूडेंट रहे होंगे और या फिर वो जो सिंसियर स्टूडेंट रहे होंगे। सिंसियर स्टूडेंट हमेशा क्या करता है कि जब वो क्लास में बैठता है, जब टीचर उसको सामने से पढ़ा रहे होते हैं, तो उनकी बताई हुई बातों को वो रफ नोटबुक में नोट करता चला जाता है और फिर घर आकर उनको फेयर बुक में अच्छे हैंडराइटिंग में फिर तरीके से उसको लिखता है। इसी तरीके से जो साइंस के स्टूडेंट होते हैं, जो मैथ के स्टूडेंट होते हैं, वो एक रफ नोटबुक अलग रखते हैं और उनकी एक फेयर नोटबुक अलग होती है। तो अब आप मुझे एक बात बताइए कि जो आपने रफ नोटबुक तैयार की, जो रफ में जो कुछ आपने लिखा, ये क्यों लिखा है? केवल और केवल अपने रेफरेंस के लिए। लेकिन उसी को जब आपने फेयर नोटबुक में लिखा, तो वो किस लिए लिखा है आपने? वो लिखा है टीचर को दिखाने के लिए कि जब टीचर आपकी नोटबुक को चेक करें तो उन्हें समझ आ जाए कि हाँ, बच्चे ने ठीक से काम लिखा है, ठीक से काम किया है। और सिमिलरली आप अपनी जो तैयारी कर रहे हैं, जब एग्जाम में एग्जाम दे के आते हैं तो वहां पर भी बहुत अच्छा लिखने की कोशिश करते हैं और कंप्लीट लिखने की कोशिश करते हैं। वो इसलिए कि एग्जामिनर देख ले कि हाँ, आपको बहुत कुछ आता है और अच्छे मार्क्स आपको दे दे। तो जब आपने रफ नोटबुक को तैयार किया, तब आपकी इंटेंशन अलग थी। जब आपने फेयर नोटबुक को तैयार किया, तब आपकी इंटेंशन अलग थी और जब आप एग्जाम में लिख कर आए, तब आपकी इंटेंशन अलग थी। आपने कंटेंट वही तैयार किया है,
बट 3 जगह पर तैयार किया है। 3 जगह पर तैयार होने के साथ साथ तीनों जगह की इंटेंशन, आपका आशय अलग था उस डॉक्यूमेंट को तैयार करते हुए। तो ये जो आशय है कि किस आशय के साथ आपने डॉक्यूमेंट तैयार किया है, ये आशय डेफिनेशन को अलग अलग बनाता है कि बीएसए में जो आशय था, इंटेंशन थी, वो कुछ अलग है, और जो भारतीय न्याय संहिता में आशय है, इंटेंशन है, वो कुछ अलग है। उसी के आधार पर डिफरेंस आप करने की कोशिश करना, और भी एग्जाम्पल मैं आप लोगों को दूंगा। पहले आपको कंटेंट दिखा देता हूं। देखिए, इधर मैंने डेफिनेशन लिखी डॉक्यूमेंट की जो बीएसए में लिखी गई है, और इधर डेफिनेशन लिखी मैंने कंटेंट की जो बीएनएस में लिखी गई है, क्योंकि मैं आपको वर्ड्स भी कंपेयर कराना चाहता हूं कि किस तरीके से आपको ये वर्ड्स दिखाई दे रहे होंगे। तो सबसे पहले दिखाता हूं मैं आपको बीएसए में क्या लिखा। सेक्शन 2 है बीएसए की, और उसकी सबसेक्शन 1 और क्लॉज डी, डी फॉर डॉक्यूमेंट, और डी आता है 4 नंबर पर, और इसका अगर आप डबल कर देंगे तो बीएनएस में क्लॉज 8 सबसेक्शन 2 सबसेक्शन सॉरी सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 एंड क्लॉज 8 में बीएनएस में डेफिनेशन दी गई है डॉक्यूमेंट की। तो दोनों को साथ साथ में पढ़कर दिखाऊंगा। पहले बीएसए में डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन देखते हैं। डॉक्यूमेंट मींस एनी मैटर एक्सप्रेस्ड और डिस्क्राइब्ड। कोई भी मैटर हो सकता है, कोई भी विषय हो सकता है, उसको एक्सप्रेस किया गया हो, उसको डिस्क्राइब किया गया हो बीएसए में। अगेन बीएनएस में देखिए, डॉक्यूमेंट मींस एनी मैटर एक्सप्रेस्ड और डिस्क्राइब्ड। सेम वर्ड, एकदम एग्जैक्ट, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। आगे देखिए, एनी मैटर एक्सप्रेस्ड और डिस्क्राइब्ड और अदरवाइज रिकॉर्डेड, ये फर्दर एक्सप्लेनेशन है, अपॉन एनी सब्सटेंस। यहां भी देख लीजिए, मैटर एक्सप्रेस्ड और डिस्क्राइब्ड अपॉन एनी सब्सटेंस, सिमिलर बात। यहां देखिए, जो ये कोई भी सब्सटेंस पर कुछ भी डिस्क्राइब किया, कुछ भी लिखा, किस तरीके से लिखा, बाय मींस ऑफ लेटर्स, फिगर्स और मार्क्स। इधर देख लीजिए बीएनएस में किस तरीके से लिखा, बाय मींस ऑफ लेटर्स, फिगर्स और मार्क्स। और आगे देखें तो और एनी अदर मींस, यहां पर बीएसए में थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिखा गया, एनी अदर मींस, कोई और भी साधन हो सकता है लिखने का, बट यहां पर ये मिसिंग है, बट इससे मीनिंग पर कोई ज्यादा असर पड़ता नहीं। इसके आगे देखिए, और मोर देन वन ऑफ दोज मीन्स, यहां पर भी देख लीजिए, बाय मोर देन वन ऑफ दोज मीन्स, लगभग लगभग सिमिलर डेफिनेशन अभी तक चले जा रही है। तो अब यहां से आगे के जो वर्ड्स हैं कि कुछ भी मैटर एक्सप्रेस किया, डिस्क्राइब किया, इंटेंशन क्या है, इंटेंडेड टू बी यूज्ड और विच मे बी यूज्ड। यहां पर आपको थोड़ा अटेंटिव रहना है। ये बीएसए है, इधर ध्यान रखना, ये बीएनएस, ये आईपीसी और ये इंडियन एविडेंस एक्ट। यहां पर इंटेंडेड है किस बात के लिए, कि उसका जो यूज होगा वो किस बात के लिए होना है, उसके पीछे की इंटेंशन। या यूज नहीं होना है बट यूज हो सकता है, विच मे बी यूज्ड, बट किस इंटेंशन के लिए, फॉर द पर्पस ऑफ रिकॉर्डिंग दैट मैटर। क्या पर्पस के लिए, इंटेंशन कैसी है, कि जो मैटर डॉक्यूमेंट में लिखा गया है उसी मैटर को लिखने की इंटेंशन से ये सब कुछ मार्क्स लिखे गए थे, लेटर्स लिखे गए थे, फिगर्स लिखी गई थी। सिंपल, जो लिखा गया है कागज में उसी को लिखने की इंटेंशन थी। लेकिन यहां देखिए, यहां लिखा है इंटेंडेड टू बी यूज्ड, अगेन इंटेंडेड टू बी यूज्ड, और विच मे बी यूज्ड, यहां पर भी और विच मे बी यूज्ड। यहां तक सिमिलर वर्ड्स हैं, बट यहां के आगे के जो वर्ड्स हैं ये डिफरेंस करते हैं। इंटेंशन पर जाकर डिफरेंस आता है कि डॉक्यूमेंट ये भारतीय न्याय संहिता का है या ये डॉक्यूमेंट भारतीय साक्ष्य संहिता का है। तो यहां पर तो इंटेंशन क्या थी, कि केवल हमको रिकॉर्ड करने की इंटेंशन है, उसके आगे कोई इंटेंशन नहीं। जैसे कि रफ नोटबुक में आपकी क्या इंटेंशन थी, केवल लिखने की थी कि जो मास्टर जी बता रहे हैं, जो हमारे टीचर साहब बता रहे हैं,
वो चाहे शॉर्ट नोट में लिखा जाए, चाहे वो छोटे छोटे टॉपिक्स में लिखा जाए, चाहे डॉट पॉइंट पर लिखा जाए, बट सब कुछ लिख जाए, वहां केवल इंटेंशन रिकॉर्ड करने की है रफ नोटबुक में, उसके आगे कोई और इंटेंशन नहीं है। लेकिन यहां देखिए भारतीय न्याय संहिता में क्या इंटेंशन है, इंटेंडेड टू बी यूज्ड और विच में बी यूज्ड एज एविडेंस ऑफ दैट मैटर। जो भी मैटर इस डॉक्यूमेंट में लिखा गया, जो भी मैटर एक्सप्रेस किया गया, डिस्क्राइब किया गया, उसके पीछे की इंटेंशन ये है कि इस मैटर को एविडेंस में दिया जा सकता है या एविडेंस में यूज करना ही है। उस पर्पज से यहां का डॉक्यूमेंट बीएनएस वाला रिकॉर्ड किया गया और बीएसए वाले में ऐसी इंटेंशन मिसिंग है। तो अब आप समझ रहे होंगे कि जो रफ डॉक्यूमेंट तैयार किया था वो बीएसए का डॉक्यूमेंट था, लेकिन जो फेयर डॉक्यूमेंट तैयार किया वो बीएनएस का डॉक्यूमेंट था। अब ये तो समझाया मैंने आपको आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में। अब आपको मैं लीगल लाइफ में एक एग्जांपल देने की कोशिश करता हूं। देखिए, आपको एक एग्रीमेंट तैयार करना है और एग्रीमेंट किस लिए तैयार कर रहे हैं? सपोज आपको एक मकान खरीदना है। जब आप मकान खरीदेंगे तो एक सेल एग्रीमेंट बनेगा, सेल डीड बनेगी। तो वो जब सेल डीड आपको तैयार करनी है तो पहले एक आप रफ सेल डीड तैयार करेंगे, उसमें फिर आप पढ़ेंगे उसको, फिर उसमें आप कटिंग करेंगे, फिर एक फेयर ड्राफ्ट तैयार करेंगे, फिर उसको पढ़ेंगे, फिर उसमें कटिंग करेंगे, देन आप फाइनल सेल डीड तैयार कर देंगे। अब यही जो सेल डीड आपने फाइनल तैयार की है, किस पर्पज के लिए तैयार की है? कि ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है कि आप जब इस मकान पर लोन लेने जाएंगे तो आप इस डॉक्यूमेंट को, सेल डीड को एज ए एविडेंस कहां देंगे? बैंक को देंगे। किस बात की एविडेंस के लिए बैंक को देंगे? कि ये प्रॉपर्टी का ओनर मैं हूं। तो आपकी इंटेंशन क्या है यहां पर एग्रीमेंट बनाने के पीछे? उस एग्रीमेंट को बनाने के पीछे जो एग्रीमेंट फाइनल हुआ है। लेकिन उससे पहले के जो दो एग्रीमेंट बने जिनमें कटिंग हुई, वो भी डॉक्यूमेंट थी। क्यों डॉक्यूमेंट थे? क्योंकि सब्सटेंस है एक कागज और उस पर कोई ना कोई विषय लिखा गया है, एक मैटर लिखा गया है, विद द हेल्प ऑफ मार्क्स, फिगर्स, लेटर्स लिखा गया है। इट मींस डॉक्यूमेंट की कैटेगरी में आ गया है। बस डिफरेंस इतना है कि वो डॉक्यूमेंट बीएनएस का है या वो डॉक्यूमेंट बीएसए का है। आप देखना है कि जो आपने पहला ड्राफ्ट और दूसरा ड्राफ्ट तैयार किए थे सेल डीड के या किसी एग्रीमेंट के, क्या उस डॉक्यूमेंट को आपने बैंक के सामने देना था एविडेंस के लिए कि आप उसके ओनर हैं? नहीं, बस उसमें जो कुछ आपने लिखा है उसी मैटर को रिकॉर्ड करने की इंटेंशन से लिखा था आपने। तो वो डॉक्यूमेंट कहां रह गए? वो आए बीएसए के डॉक्यूमेंट। और जो फाइनल ड्राफ्ट बना फाइनल एग्रीमेंट का, वो कहां है? बीएनएस। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि डिफरेंस क्या है भारतीय न्याय संहिता का डॉक्यूमेंट एंड भारतीय साक्ष्य अधिनियम का डॉक्यूमेंट, दस्तावेज। अगर आप इस तरीके से वर्ड्स को ध्यान देंगे कि क्या लिखा है, जहां दो डेफिनेशन दी गई है तो दोनों को बराबर में रख के कंपेयर करेंगे, देन आपको डिफरेंस बिल्कुल क्लियर चमक जाएगा। तो मैंने अभी आपको बराबर में लिखा है, तो देखिए ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन यहां तक, यहां तक का पोर्शन और ये वाला पोर्शन, सिर्फ यही तो अलग है दोनों डेफिनेशंस में, बाकी तो कुछ भी अलग नहीं। इसी तरीके से एक और एग्जांपल देता हूं आपको कि अच्छा, दूसरी बात और एक बात, क्या जो आपने पहला ड्राफ्ट बनाया और दूसरा ड्राफ्ट बनाया एग्रीमेंट का, जहां पर आपने करेक्शंस करे, क्या ये डॉक्यूमेंट कभी भी एविडेंस में यूज नहीं हो सकता? हो सकता है। क्यों हो सकता है? कि आपको कहीं ये शो करना हो कि एक्चुअल इंटेंशन तो पहले ड्राफ्ट में शो हो रही है। पहला ड्राफ्ट हमसे पढ़वाया गया था, लेकिन जब फाइनल ड्राफ्ट साइन कराया गया तो पढ़ने नहीं दिया गया। एलिगेशन ये आया।
देन पहला ड्राफ्ट क्वेश्चन में आ जाए। अब उस ड्राफ्ट को एविडेंस एक्ट में यूज किया जा सकता है, बट क्वेश्चन में कौन सा है ड्राफ्ट? वो है जो फाइनल ड्राफ्ट। अर्थात ये जो डॉक्यूमेंट वर्ड यूज हो रहा है बीएनएस में, ये किस लिए यूज हो रहा है? कि ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी ऑफेंस को क्रिएट करेगा, क्योंकि भारतीय न्याय संहिता में अपराध बताए गए हैं, ऑफेंस बताए गए हैं। तो जब डॉक्यूमेंट से रिलेटेड ऑफेंस होंगे तो वहां ये डॉक्यूमेंट है कि वो ऐसा डॉक्यूमेंट होगा जिसको एविडेंस में देने की इंटेंशन से तैयार किया गया होगा। अब इसके नीचे एक एक्सप्लेनेशन भी लिखा गया है। अभी यहां तक देखिए, सिंपल किस इंटेंशन से, इंटेंडेड टू बी यूज्ड एज एविडेंस ऑफ दैट मैटर। तो क्या ये बताया है आपको कि ये एविडेंस कहां यूज होनी है? बैंक में यूज होनी है, या फिर एसडीएम के यहाँ यूज होनी है, या कोर्ट में यूज होनी है, या किसी यूनिवर्सिटी में यूज होनी है? क्या लिखा है कुछ यहाँ पर? नहीं लिखा। इसी बात को एक्सप्लेन करने के लिए एक एक्सप्लेनेशन नीचे लिखा गया है कि ये एविडेंस चाहे कोर्ट में देनी हो या कोर्ट में नहीं देनी हो, देन भी ये एविडेंस की कैटेगरी में आएगी। और ऐसी इंटेंशन कि कोर्ट में एविडेंस देने के लिए डॉक्यूमेंट बनाया या कोर्ट से बाहर कहीं इस डॉक्यूमेंट को देने की इंटेंशन से ही, एविडेंस की फॉर्म में देने की इंटेंशन से ही ये डॉक्यूमेंट बनाया है, तो फिर ये बीएनएस के डॉक्यूमेंट में आ जाएगा। सपोज कि एक बच्चे को ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना है, अब 12th उसने पास नहीं करी, तो उसने 12th का एक सर्टिफिकेट जाली बना दिया, फोर्ज डॉक्यूमेंट बना दिया। अब ये डॉक्यूमेंट उसने क्यों बनाया? क्योंकि जब वो फॉर्म अप्लाई करे ग्रेजुएशन के लिए तो उसमें एज ए एविडेंस, किस बात की एविडेंस? कि मैंने 12th पास कर लिया है, इस बात की एविडेंस के लिए उसने ये डॉक्यूमेंट तैयार किया है। तो ये डॉक्यूमेंट आईपीसी की डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन में कवर हो जाएगा। और ध्यान देना कि जो डॉक्यूमेंट आईपीसी की बीएनएस या आईपीसी की डेफिनेशन की डॉक्यूमेंट में कवर होता होगा, वो ऑटोमेटिकली बीएसए की डेफिनेशन में कवर हो जाएगा। लेकिन वो हर डॉक्यूमेंट जो बीएसए की डेफिनेशन में कवर होता है, जरूरी नहीं है कि बीएनएस की डेफिनेशन में भी कवर हो जाए। एक और एग्जांपल, कि आपको मान लो डायरी लिखने की हैबिट है, बस आप कुछ नहीं करते, सिंपल जो आपने पूरे दिन में किया शाम को आप उसे डायरी में लिख देते हैं। आपका शौक है, बस उसके पीछे का कोई पर्पस नहीं है आपका, आपको सिर्फ अच्छा लगता है। तो क्या ये डॉक्यूमेंट कभी भी बीएनएस का डॉक्यूमेंट हो सकता है क्या? इस डॉक्यूमेंट को कोई कह सकता है कि ये डायरी फोर्ज बनाई है, लेकिन हाँ, इसी डायरी में कोई दूसरा व्यक्ति इंटेंशनली कुछ और ऐड कर जाए। क्यों ऐड कर रहा है? वो जो कुछ एक्स्ट्रा वर्ड्स उसमें ऐड किए किसी दूसरे व्यक्ति ने, उसके पीछे की इंटेंशन क्या है? वो चाहता है कि ये डायरी किसी ना किसी दिन एविडेंस के रूप में सामने आएगी, तो जब एविडेंस के रूप में सामने आए तो ये वर्ड्स भी पढ़ लिए जाएं और ये पर्सन को या तो नुकसान हो जाए या इसको कुछ फायदा हो जाए। अब जो एक्स्ट्रा वर्ड ऐड किए गए थे वो भी अपने आप में एक डॉक्यूमेंट था, उतना पार्ट, और वो डॉक्यूमेंट इंटेंशनली बनाया गया था कि उसको एविडेंस में यूज किया जाएगा। देन उतना पार्ट बीएनएस का डॉक्यूमेंट हो गया। जबकि वो पूरी डायरी जो आपकी हैबिट है, शाम को बैठकर सिर्फ यही लिखते हो कि पूरे दिन में क्या किया, वो बीएसए का डॉक्यूमेंट है, विच मे बी क्यों, वो उसके पीछे की इंटेंशन क्या थी? कि उसी मैटर को रिकॉर्ड करने के लिए लिखी गई थी वो डायरी। मेरी इंटेंशन केवल रिकॉर्ड करने तक है, रिकॉर्ड करने के बाद क्या यूज करूंगा इसका, वो इंटेंशन बीएसए में मिसिंग है, जबकि बीएनएस में यही इंटेंशन इंपॉर्टेंट है। तो संतोष कांत जी से मैं उम्मीद करूंगा कि शायद आपको ये डिफरेंस समझ आ गया होगा और साथ के साथ बाकी व्यूअर्स को भी ये डिफरेंस समझ आ गया होगा। थैंक यू संतोष कांत जी कि आपने ऐसा कमेंट किया, तो मुझे आपने मजबूर किया एक वीडियो बनाने के लिए,
और आपने अच्छा कमेंट था, मुझे भी लगा कि इस पर जवाब देना चाहिए और एक्सप्लेनेशंस की आवश्यकता रही होगी, तो आपकी वजह से दूसरे लोगों को भी फ़ायदा मिला। इसीलिए मैं आप लोगों को कहता हूँ दोस्तों कि आप कमेंट करते रहिए। देखिए, मैं तो मेरे व्यूअर्स की वैल्यू करता हूँ, आप मेरी वैल्यू करें या ना करें। आपने देखा होगा कि मैं हर व्यूअर के कमेंट का जवाब देता हूँ। चाहे वो जवाब देने लायक नहीं है तब भी देता हूँ। चाहे जवाब इतना बड़ा हो कि उसे लिखने में 15 से 20 मिनट लगे, मैं तब भी लिखता हूँ। क्यों लिखता हूँ? पर्पज़ उसके पीछे कि आपका अगर कोई डाउट है, तो वो वहीं क्लियर हो जाए। और अगर कोई कमेंट ऐसा है कि जिसका जवाब लिखकर नहीं समझाया जा सकता, तो मैं फिर उनको कहता हूँ, ये अपनी ईमेल आईडी उनको दे देता हूँ और उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपना फ़ोन नंबर मेरी ईमेल आईडी पर छोड़ दीजिए। जैसे ही मुझे टाइम लगेगा तो मैं आपको कॉल करके आपके डाउट को दूर कर दूँगा। या फिर वो ऐसा मैटर हो सकता है कि उस पर वीडियो बनाई जा सकती है। बहुत सारे लोगों का डाउट हो सकता है, तो उसको मैं वीडियो बना डाउट को दूर कर देता हूँ। तो दोस्तों, मेरी इंटेंशन तो आपकी वैल्यू करने की है। आपकी कितनी है, वो आपके कमेंट से पता चलता है। अगर आप मेरे मुझे इसी तरीके से वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करते रहना चाहते हैं, तो कमेंट आप करते रहें। नहीं तो हो सकता है कि एक दिन मेरा शौक खत्म हो जाएगा, मैं पढ़ाना बंद कर दूँगा। मैं तो शौक के लिए पढ़ा रहा हूँ और पढ़ता हूँ, बट उसमें आप लोगों का फ़ायदा हो रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। तो आज की वीडियो में इतना ही, कल फिर मिलते हैं, कोई और डाउट आपका दूर करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।